नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्रीराम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ से आज आपके बीच में उपस्थित हूँ। सिंधु सभ्यता का जो पतन है उस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। तो आज हम जानेंगे कि सिंधु सभ्यता जो है इतनी विकसित सभ्यता थी, इसका जो पतन है वो किस प्रकार से हुआ। क्या पूरी सभ्यता के पतन के लिए एक ही कारण जिम्मेदार था या सभी स्थलों के पतन के लिए अलग अलग कारण जिम्मेदार रहे हैं। और हम देखेंगे कि क्या पूरी सभ्यता का जो पतन है वो एक साथ ही हुआ या इन स्थलों का पतन क्रमिक रूप से हुआ है या अचानक हुआ है। तो हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है, इस शब्द का अर्थ ये है कि सिंधु सभ्यता के पतन का मतलब है कि भाई सिंधु सभ्यता कोई ध्वस्त नहीं हो गई थी एक साथ ही। इसका ये मतलब है कि सिंधु सभ्यता के जो गुण हैं, गुण कौन से, जैसे सिंधु का नगर नियोजन, यहाँ की जल निकासी व्यवस्था, यहाँ का व्यापार, माप तोल की एकता, सड़कों की अधिकता के कारण जो जाल वगैरह बने थे, ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं हम लोग देखते हैं कि समाप्त हो जाती है। यूँ नहीं कि यूँ नहीं है कि वो स्थल समाप्त हो गए, वो स्थल तो बने रहे, लेकिन ये जो विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं हम देखते हैं कि उन स्थलों में नहीं रही, और इसी बात को कहा जाता है सिंधु सभ्यता का पतन। और हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो नगर हैं, इन नगरों के पतन में भी हमें अंतर मिलता है। जैसे मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं कि 2200 ईसा पूर्व हमें पतन के जो तत्व हैं वो देखने को मिलते हैं, और 2000 आते आते ये जो नगर है, अर्थात इस नगर की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं पूर्णतः समाप्त हो जाती है। तो आप देखो कि 2200 से लेकर के 2000 के बीच में मोहनजोदड़ो का पतन देखने को मिलता है। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ है, क्रमिक पतन हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हम पतन देख रहे हैं। इसी प्रकार से धोलावीरा में भी हमें जो उसका पतन है वो क्रमिक रूप से दिखाई देता है, जबकि कालीबंगा जो हमारे हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर है, उसका यदि हम पतन देखें तो हम देखते हैं कि कालीबंगा का जो पतन है वो अचानक हो गया। इसी प्रकार से बनावली की बात करें तो बनावली हरियाणा के अंदर है, तो उसका जो पतन है वो भी अचानक हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ जो सिंधु सभ्यता के नगर रहे हैं उनका पतन क्रमिक रूप से हुआ, और कुछ नगरों का पतन हम देखते हैं अचानक हो गया। और सबके पतन का जो समय है वो भी हम अलग अलग देखते हैं। अब पतन के लिए कई कारण जिम्मेदार रहे हैं, लेकिन हम एक एक करके उन कारणों का अध्ययन करते हैं कि भाई क्या क्या कारण जो हैं वो पतन के लिए जिम्मेदार रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो पतन है उसके पीछे एक जो कारण है वो आर्यों का आक्रमण भी बताया जाता है। तो आर्य आक्रमण का ये जो सिद्धांत है, इसके पहले हम देखते हैं आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत है, इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो ये सिद्धांत है वो दिया था राम प्रसाद चंदा ने। आर.पी. चंदा ने इस सिद्धांत को सबसे पहले बताया कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो आर्यों के आक्रमण से हुआ है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि एक विद्वान गार्डन चाइल्ड जो है वो भी इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, और बाद में मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने भी इस मत का समर्थन किया था। तो आप देखो कि ये जो मत है आर्य आक्रमण, इसमें कौन कौन लोग शामिल हो गए हैं। एक तो राम प्रसाद चंदा, गार्डन चाइल्ड, और हम देखते हैं कि मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट और मेके जैसे जो विद्वान हैं वो इस मत का समर्थन करते हैं। और हम देखते हैं कि मार्टिमर व्हीलर जो हैं उन्होंने ये कहा कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, और पुरंदर जो शब्द है उसका अर्थ होता है किलों को नष्ट करने वाला। तो और दूसरा, ऋग्वेद में सिंधु सभ्यता को हरिपुरिया कहा गया है।
और पुर जो शब्द है वो नगर के लिए आया है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार के शब्दों को लेकर के ये व्याख्या जो है प्रचलन में आई कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है उसके पीछे आर्य आक्रमण जिम्मेदार था। फिर मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो हमने देखा सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित ये स्थल है, जिसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की थी 1922 के अंदर। और इन्हीं के नेतृत्व में हम देखते हैं कि यहाँ उत्खनन का जो कार्य है वो भी शुरू किया गया था। ये सारी बातें हम पीछे के जो वीडियो हैं वह हम देख चुके हैं। और यहाँ हमने देखा था कि विशेष रूप से एक कांसे की जो नर्तकी है वो हमें यहाँ से प्राप्त हुई थी। तो ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। और चीज़ें कैसे याद रहे इसके लिए आपको पीछे जितने भी वीडियो उपलब्ध करवाए गए हैं अब तक, आप उन वीडियो को बार बार देखें, बार बार वीडियो देखें, साथ में पुस्तकों को पढ़ें। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपको चीज़ें न केवल जल्दी याद होगी बल्कि आप लंबे समय तक उन चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो आपको वीडियो को क्या है बार बार देखना चाहिए और साथ के साथ पुस्तकों को बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास विषय है। इतिहास विषय में हम देखते हैं कि चीज़ें हम जल्दी विस्मृत कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों का ज़्यादा अभ्यास नहीं करते हैं। तो मोहनजोदड़ो से आप सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो जब हमने पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के अवशेष नहीं मिले थे, लेकिन वहाँ हमने देखा था कि लगभग 40 से ज़्यादा हमें नर कंकाल प्राप्त हुए थे। और आप देखो कि 40 से ज़्यादा जो नर कंकाल प्राप्त हुए हैं उनमें हम देखते हैं कि लगभग 37 के आसपास जो नरकंकाल है वो भारतीय संग्रहालयों में स्थित है, जबकि 5 जो नरकंकाल है वो पाकिस्तान में संग्रहित हमें मिलते हैं। तो ये जो घटना है मोहनजोदड़ो की, जहाँ से हमें बड़ी संख्या में नरकंकाल मिले हैं, तो व्हीलर जो है, व्हीलर ने कहा कि भाई इतनी बड़ी संख्या में नरकंकालों का मिलना ये एक प्रकार से क्या है, जीनोसाइड है। जीनोसाइड अर्थात ये एक बड़े नरसंहार की ओर संकेत करता है। और ये जो नरसंहार है ये आर्य लोगों ने ही किया था। ये बात व्हीलर कह रहा है कि ये जो नरसंहार है आर्य लोगों ने किया था। इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता के पतन के पीछे जो जिम्मेदार तत्व है वो आर्यों का आक्रमण ही है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि ये जो अवधारणा है इस अवधारणा का खंडन किया गया। और खंडन करने वालों में जो सर्वप्रथम व्यक्ति थे वो थे जॉर्ज डेल्स। जॉर्ज डेल्स जो है उन्होंने इस मत का सर्वप्रथम खंडन किया और कहा कि आर्य आक्रमण की जो थ्योरी है या आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत है सिंधु सभ्यता के पतन के लिए, वो सिद्धांत को सही नहीं माना जा सकता। उसके बाद में पीवी काणे, जिनकी पुस्तक हमें हिंदू पॉलिटी मिलती है, फिर बीबी लाल, ब्रजवासी लाल, जिन्होंने कालीबंगा के उत्खनन में बड़ा योगदान दिया था, इन्होंने भी इस मत का क्या है, खंडन किया था। फिर एक एक करके यदि हम बात करें तो आप देखो कि जो कारण बताए गए हैं उन कारणों में यदि हम देखें तो आप देखो कि एक कारण ये बताया गया कि भाई बड़े पैमाने पर क्या मिले हैं, नरकंकाल मिले हैं। इसके कारण यहाँ क्या है, जीनोसाइड हो गया है। लेकिन आगे चल कर के एक विद्वान केनेडी जो थे उन्होंने इन नरकंकालों का विधिवत विश्लेषण किया। उन्होंने विधिवत विश्लेषण किया और बताया कि ये जो नरकंकाल है इन नरकंकालों में अधिकांशतः जो नरकंकाल है उनकी मृत्यु मलेरिया के कारण हुई है। और आप देखो कि उन्होंने बताया कि अधिकांशतः इनकी जो मृत्यु है मलेरिया के कारण हुई है।
और केवल एक ही नरकंकाल ऐसा है जिसकी मृत्यु चोट लगने से हुई है। तो ये एक प्रकार से जब ये रिपोर्ट आई तो ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा वैज्ञानिक आधारों पर खंडित हो जाती है। और आप देखो कि इस प्रकार से कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मलेरिया के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि मलेरिया के सर्वप्रथम प्रमाण जो हैं वो मिले हैं कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। क्यों? क्योंकि नरकंकालों का परीक्षण करने पर पता लग गया कि लोगों की जो मृत्यु है वो किससे हुई है, मलेरिया से हुई है। अब आप देखो कि आज विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है कि पहले लोग मलेरिया से इतने बड़े पैमाने पर मर जाया करते थे, लेकिन आज आप देखो कि देश का गरीब से गरीब व्यक्ति है वो भी क्या करवा सकता है, अपना मलेरिया से इलाज करवा सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने बड़े पैमाने पर दवाओं को क्या कर रखा है, फ्री कर रखा है, हॉस्पिटलों को फ्री कर रखा है। तो इससे क्या है, हम हमारा इलाज आसानी से करवा सकते हैं। और आप लोगों को ये जान करके बेहद आप लोग अचंभित होंगे कि अकबर जैसा जो महान शासक था उसकी मृत्यु भी किससे हुई है, पेचिश से हुई है। तो उस समय आप देखो क्या है, पेचिश का भी इलाज नहीं था, सम्राट जो हैं वो भी मर जाया करते थे पेचिश जैसी बीमारी से, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। ये हमारी विज्ञान की तरक्की के कारण ही क्या है, ये संभव हो पाया है। फिर हम देखते हैं तो एक तो ये जो आधार है कैनेडी ने जो शव वगैरह हैं उनका परीक्षण करके दिया। फिर देखो क्या है कि एक विद्वान हुए हैं प्रोफेसर मिडो। प्रोफेसर मिडो जो हैं वो कहते हैं कि इस बात को कहते हैं कि सिंधु सभ्यता में किसी भी स्थल से किसी बड़े सैन्य संघर्ष या आक्रमण का कोई पुरातात्विक जो स्रोत है या पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो हमें संघर्ष का प्राप्त नहीं हुआ है। तो इन आधारों पर ये कहा जा सकता है कि आर्य आक्रमण की जो थ्योरी है वो एक क्या है, मिथक है। इसके अलावा इसमें कोई सत्यता नहीं है। तो ये जो मत है, पहला आर्य आक्रमण की जो थ्योरी है इसका हम लोगों ने परीक्षण किया और हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आर्य आक्रमण जो है ये केवल एक उपाधि के आधार पर इसको निश्चित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि केवल क्या है, एक उपाधि तो है। अब ये जो उपाधि है पुरंदर की, इस आधार को यदि हम मान लें तो फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर तो हमें अलाउद्दीन खिलजी को भी क्या करना पड़ेगा, उसे भी हमें सिकंदर के समान मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उपाधि लेता है सिकंदर सानी की कि मैं क्या हूँ, सिकंदर के समान हूँ। और इसी प्रकार से आप देखो कि प्राचीन काल में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो देवता हैं वो खुद को क्या कहते हैं, यम कहते हैं। जैसे समुद्रगुप्त है वो खुद को यम कहता है, खुद को कुबेर कहता है। तो क्या हम उनको यम और कुबेर मान सकते हैं? क्या नहीं माना जा सकता है। तो क्यों? केवल उपाधि के आधार पर जब तक कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं हम उन चीज़ों को स्वीकार नहीं कर सकते। तो केवल इंद्र की उपाधि पुरंदर होने से जो सिंधु सभ्यता का पतन है वो आर्यों ने किया हो, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो ये एक मत का हमारा परीक्षण हुआ। इसी प्रकार से दूसरे जो मत हैं उनका भी हम परीक्षण करेंगे।